नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका रॉयल क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम आपके सामने क्लासें नहीं लेके आ पा रहे थे। तो सारी बाधाओं को दूर करते हुए आज हम आपके समक्ष पहुंचे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको हमारे चैनल का नाम बता ही दिया था, रॉयल क्लासेज, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बता दिया था कि मेरा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, इतिहास। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और दोस्तों, मेरे जो साथीगण हैं रॉयल क्लासेज के, जो भी मेरे जो मित्र साथी हैं, वो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिनका संबंध कंपटीशन एग्जाम से रहेगा। तो उन्हीं में से उन्हीं कंपटीशन एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं में से एक होता है हिस्ट्री। तो जिसकी तैयारी आपको मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में भी हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम किसे पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री। उसी पर हम शुरुआत से लेकर अंत तक उसी पर चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास की शुरुआत अगर करें तो हमें इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ना होगा। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। और पहला इसका जो भाग रहेगा वो होगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। उसके पश्चात होगा मध्य इतिहास। और उसके बाद होगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन हिस्ट्री को, जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा प्राचीन इतिहास, उसके पश्चात मध्य इतिहास, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास जैसा कि आज से मनुष्य की उत्पत्ति, जैसा आपको पता होगा, नहीं तो हम बता देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है, मानव उत्पत्ति मानी जाती है 4.6 या फिर कहें 5 अरब करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 4.6 से 5 अरब 5 अरब करोड़ वर्ष पूर्व 5 अरब करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है 4.6 से 5 अरब करोड़ वर्ष। तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो धीरे धीरे उसका विकास भी होगा। हालांकि जो मनुष्य जो इस दुनिया पे आया, उसको एक दिन जाना है। तो मनुष्य आते गए जाते गए और अनेकों सभ्यताओं का विकास हुआ। तो प्राचीन इतिहास जो है वो भी हम सभ्यता से ही शुरुआत करेंगे। जो प्राचीन इतिहास पर अगर हम गौर करें तो इसकी शुरुआत हम सभ्यता से लेकर जो आगे गुप्त काल, मौर्य काल, और उसके बाद हर्यक वंश और जो भी अन्य वंश हुए हैं, या फिर जैन धर्म, बौद्ध, जो भी धर्म हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो मध्य इतिहास है उस पर हम बात करें तो मध्य इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत जैसे मुगल शासक जो भी हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय इतिहास में जो मुख्य अपना जो ये स्थान रखती है, या फिर कहें कि जो मुख्य रूप से जो अपना जगह है, जिसकी जो दिल्ली सल्तनत की जो इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत, अगर दिल्ली सल्तनत हुए तो मुगल शासक हुए हैं, तो उनके आसपास के राजाओं से झगड़ा भी होगा, ठीक है। अगर ये मुगल शासक है तो जो क्षेत्र होगा आसपास का, उनसे उनके घनिष्ठ संबंध भी रहे होंगे, अनेकों प्रकार के झगड़े रहे होंगे, विवाहित संबंध भी बनाए होंगे। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आधुनिक इतिहास की बात करें। आधुनिक इतिहास में हम 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति, आप समझिएगा होंगे झांसी की रानी, यही नाम आता होगा आपके मुंह पर 1857 की क्रांति के बारे में सोचकर।
1857 की क्रांति से 1947 के बीच का जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास में माना जाता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा ही 1947 आज़ादी के बाद धीरे धीरे जो भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद आगे बढ़ते गए तो जीके आगे जो भी 1947 के बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो जीके के अंदर आते हैं। यानी कि है तो ये भी एक जीके का जीके ही है, जनरल नॉलेज ही है, लेकिन वो 1947 के बाद इतिहास नहीं माना जाता। तो इतिहास की हम बात करें तो इतिहास यहीं तक माना जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम प्राचीन इतिहास की बात करें, और प्राचीन इतिहास में भी अब सबसे पहले सभ्यता की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सभ्यता, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। चलो दोस्तों, सभ्यता की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हमारी रॉय क्लासेज में जो भी टीचर हैं वो आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनकी कही हुई बातों को जो भी आपको यहाँ लिखवाएं समझाएं, प्लीज़ आप उन्हें अपने नोट्स में ऐड करें, क्योंकि कल को कंपटीशन एग्ज़ाम के समय आप इधर उधर देखते हैं तो और कोई सोर्स नहीं होता आपके पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बचा कर रखें और अपने नोट्स में ऐड करें, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। हिस्ट्री में आज हम शुरुआत करेंगे सभ्यता की। सभ्यता टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम सभ्यता की ओर ले चलते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सभ्यता की। मैंने आपको बता दिया कि हम भारतीय इतिहास को कितने के भागों में बांट कर पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो अब हम सभ्यता की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मनुष्य इस धरती पर आया है तो उसने कुछ ना कुछ किया होगा। पहले वो बोलना सीखा, फिर उसने आसपास, सभ्यता से पहले पाषाण युग माना जाता है, यानी कि सभ्यता को कांस्य युग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी हम बात करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता से पहले था पाषाण काल। मनुष्य ने पत्थरों से अपने हथियार बनाए, पत्थरों को उपयोग में लेना सीखा। उसके बाद उसने कांस्य का उपयोग यानी कि तांबे का उपयोग करना सीखा। तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता पर हम बात करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पर। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो नाम है उनके बारे में आपको बता दूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को नदीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को नदीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, नदीय सभ्यता में अगर देखें तो हमें सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता इसका नाम है, जो नदीय सभ्यता में जो माना जाता है। और इसके पश्चात आएगा इसका नगर नियोजन की सभ्यता कहें, या फिर हाँ नगर नियोजन की सभ्यता ही इसका जो नाम, नगर नियोजन की सभ्यता जो इसे कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन अवशेषों में सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, नगरों का विकास भी किया गया था। जो प्राचीन जो हमारे पूर्वज रहे हुए हैं भारत में, तो उनके द्वारा जो नगरों का विकास किया गया तो उसे नगर नियोजन सभ्यता कहा जाता है। तो इसी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है, जो अगर अन्य खोजकर्ता हुए हैं तो उनके द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आसपास के क्षेत्र के जो भी खोजकर्ता हुए हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिया है भी इसका विकास इस समय तक रहा होगा, इसका कालक्रम यहाँ से वहाँ तक है। तो लेकिन सर्वमान्य तिथि यानी कि यहाँ कहें कि सर्वमान्य जो इसका काल माना जाता है, जो सभी खोजकर्ताओं द्वारा माना गया है सर्वमान्य काल, वो है इसका 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो काल माना जाता है, ईसा पूर्व। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये इसके नाम है, उसका काल जो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो सर्वमान्य जो काल है इसका
जो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तो वो इसका सर्वमान्य काल है, यानी कि सभी भूगोलवेताओं ने या फिर खोजकर्ताओं ने इसका जो काल माना है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किन भागों में बांट कर पढ़ेंगे या फिर इसके कौन से पार्ट रहे होंगे, उस पर हम बात मैं आपको बता दूं। तो जो भी मैंने आपको यहाँ बताया उसे प्लीज़ आप अपने नोट्स में ऐड करें, आपको फिर से मैं कह रहा हूँ। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम कितने पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम जो पार्ट्स होते हैं उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। तो पहले हम इसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, नदीय सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, ये नाम इसे किसने दिया, और कांस्य युगीन सभ्यता, नगर नियोजन की सभ्यता, ये इसे क्यों कहा जाता है, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, और क्यों, इसके क्या क्या प्रमाण मिले हैं कि इसकी उत्पत्ति का अंदाजा लगाया गया कि इस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, तो उस पर हम बात करेंगे। और उसके पश्चात जो हमारा तीसरा इसका पार्ट होगा वो होगा इसके जो प्रमुख स्थल हैं, नहीं इसकी उत्पत्ति के बाद इसका कालक्रम रहेगा, इसका कालक्रम क्या था, कहाँ तक था, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद होगा इसके प्रमुख स्थल, यहाँ पर जो भी जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो और जो भी अन्य जो सभ्यता स्थल खोजेंगे उन पर हम बात करेंगे, प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे। इसके जो प्रमुख सभ्यता स्थल खोजेंगे उन पर हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसका 5 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था जो इसका 5 नंबर का टॉपिक रहेगा उस पर हम बात करेंगे। और इसका जो 6 नंबर टॉपिक होगा, अगर देखें कि किसी सभ्यता का विकास हुआ है तो उसका पतन भी हुआ होगा, और उसके पतन के क्या क्या कारण रहे होंगे उन पर हम बात करेंगे। यानी कि इसका जो 6 नंबर का जो पार्ट होगा वो होगा पतन के कारण। तो अंत में हम इसके पतन के कारण क्या क्या रहे हैं और उसमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं कि जिससे इसके पतन के क्या क्या कारणों का क्या क्या पता चलता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण पर बात करेंगे। तो दोस्तों नामकरण से पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बता दूं। तो दोस्तों अब हम इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसकी लंबाई चौड़ाई किस प्रकार है, समुद्री सीमा इसकी कितनी का है और कौन से सागर से इसकी समुद्री सीमा जुड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके विस्तार की ओर। और इसके विस्तार पर हम बात करें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उस पर हम बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर हम बात करें तो इसका पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की और क्या क्या मतलब विस्तार और कहाँ से कहाँ तक है उस पर हम बात करें। इसका उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर।